देखो एलपीजी का जो चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये चैप्टर तुम लोगों को जो टफ लगा होगा स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट टाइम किया, तो हमने ये तब किया था जब समर ब्रेक वाला टाइम था। तब तक तुमने मैक्रो बिल्कुल नहीं की थी ढंग से। तो जब तक हम मैक्रो नहीं करेंगे ना, तब तक एलपीजी का चैप्टर टफ ही लगेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ आ रहा है। इसमें मनी इन बैंकिंग भी आ रहा है, इसमें नेशनल इनकम भी आ रहा है, इसमें बीओपी भी आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट बजट भी आ रहा है, इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। इसमें सारी मैक्रो के टर्मिनोलॉजीज को हमने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया है, तो इसीलिए ये चैप्टर तुम्हें तब बहुत टफ लगा। और वो एक बार टफ लग जाता है कोई चैप्टर सेशन के स्टार्टिंग में, तो वो टफ ही लगता रहता है, जो कुछ भी हो जाए। तो आज जब हम चैप्टर को करेंगे तो तुम्हें फील होगा कि इतना टफ नहीं है। फैक्ट्स हैं जो कि आईडी में नॉर्मली होते हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा फैक्ट्स हैं। तो इसलिए एक प्रॉब्लम यह आती है कि नॉर्मली जो चैप्टर है, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या शुरू के जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, इन चैप्टर्स में क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, इन सभी चैप्टर्स में आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप खुद से भी आंसर लिख सकते हो ऑन जनरल नॉलेज बेसिस। आपका जनरल एप्टीट्यूड उसको सपोर्ट कर देता है और आप उसके आंसर्स अच्छे से लिख सकते हो। लेकिन एलपीजी का चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा लर्न करने वाले हैं और आप रैंडमली कोई भी आंसर नहीं लिख सकते हो, आपका आंसर बहुत ही स्पेसिफिक होगा। इसीलिए इसके आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, इसके क्वेश्चन के आंसर्स में मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि सबसे पहले तो एलपीजी की पॉलिसी हमें लानी क्यों पड़ी। 1991 में आई थी, 1991 में आई ये पॉलिसी। तो बात यह है कि 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद 1991 तक इतने सालों में, इन 44 ईयर्स में या 40 सालों में, क्योंकि जब एलपीजी की पॉलिसी आई तो उससे एक साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, तो उन 42 ईयर्स में ऐसा क्या हो गया कि इंडिया को इतना मिरेकली चेंज करना पड़ा अपना पूरी पॉलिसी, मतलब पूरी उठापटक जैसा हो गया था एलपीजी के बाद। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके बाद इंडियन जो इकोनॉमी है वो बहुत एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हुई थी। और उसके बाद इन 44 ईयर्स में इंडिया ने जितनी डेवलपमेंट नहीं की थी, उसके बाद 1991 के 10-12 साल में इंडिया ने उतनी डेवलपमेंट कर ली थी, उससे ज़्यादा। और इस पॉलिसी को आए भी कितने साल हो गए, अभी 2025 चल रहा है, तो कितने साल हो गए, 36 कितने 36 अराउंड कुछ हो गए। तो यानी कि जितना इसके पॉलिसी से पहले का टाइम था उतना ही ऑलमोस्ट इस पॉलिसी के बाद का टाइम हो गया। बट पॉलिसी आने से पहले हमारी इकोनॉमी डे बाय डे डिटोरियोरेट होती रही। और ऐसा क्या इस पॉलिसी में हो गया कि एकदम से हमारी इकोनॉमी यूँ एकदम शू उसका ग्राफ चला गया, जो कि ऐसे चल रहा था। तो आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी थी, हो क्या गया था ऐसा, एनी आइडिया, ऐसा हो क्या गया था कि हमें ये सब कुछ करना पड़ा। भाई 200 साल के बाद तो हमने इंडिपेंडेंस ली, उसके बाद हम ऐसा क्या ही कर दिया हमने। तो यानी कि मार्केट में कंपटीशन, लैक ऑफ कंपटीशन था, जिसकी वजह से नो इनोवेटिव आइडियाज़ वर देयर, टू मच गवर्नमेंट कंट्रोल था, मतलब गवर्नमेंट हर चीज़ पे कंट्रोल कर रही थी। उसका रीज़न भी था, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्मेट तो ले लिया था, बट मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉर्मेट में हमने सोशलिस्ट पैटर्न को ज़्यादा सुपीरियर रखा था, हमने उसका स्टेक ज़्यादा रखा हुआ था, जो कि हमने रशिया के बेसिस पे लिया था। क्यों, बिकॉज एक तो बहुत बड़ी कंट्री, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और सोशल वेलफेयर बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस पे थी, तो गवर्नमेंट को अपना स्टेक ज़्यादा रखना ही पड़ा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट का स्टेक आ गया तो करप्शन भी ज़्यादा आ गई, बिल्कुल सही बात है। अब और क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, सोशल वेलफेयर था, फिर भी इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा था कि प्राइस लेवल बहुत राइज हो रहा था, बट वो इन्फ्लेशन बहुत ही अजीब से ढंग से था। हम इन्फ्लेशन जब हाई बोलते हैं ना, तो यानी कि हम इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं कि प्राइस लेवल हाई, इनकम लेवल हाई, बट इनकम लेवल हाई नहीं था। अभी जो इन्फ्लेशन इंडिया में आके गया है उसमें प्राइस लेवल हाई रहा है, तो इनकम लेवल भी हाई रहा है, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी हाई रही है। बट उस वाले इन्फ्लेशन रेट में प्राइस लेवल ही हाई चल रहा था, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो बहुत अजीब ढंग से था। फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे और
उस रिजर्व के कम होने से हमारा बीओपी काफ़ी डेफिसिट में चला गया था, ठीक है, तो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स काफ़ी कम हो गए थे, एक ये भी प्रॉब्लम आई थी। लोन्स बढ़ रहे थे अपने जीडीपी वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 0.6%। जीडीपी रेट बहुत कम था, डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा थी, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, हमारे ऊपर डेप्ट इतना ज़्यादा था कि हमारा इंटरेस्ट, मतलब सोचो हमारी जो इनकम है वो इंटरेस्ट में इतनी ज़्यादा जा रही थी कि हमारे पास अपने डेली रूटीन एक्सपेंसेस भी नहीं आ रहे थे। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई लोन चाहिए अब हमें, हालांकि हम बहुत ज़्यादा डेप्ट में थे बट फिर भी क्या कर सकते हैं, लोन तो चाहिए था। वर्ल्ड बैंक से उन्होंने मांगा, आईएमएफ से लोन मांगा, तो उन्होंने क्या कहा, व्हाट दे सेड, ओपन अप योर इकोनॉमी। वेरी गुड, कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग तो है, सारे पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे सटीक बोल रहे हैं। ओपन अप योर इकोनॉमी, और गवर्नमेंट का जो रोल है उसको रिड्यूस करो, ठीक है ना, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखी हैं, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड करने ही आई थी ना, और वो तो यहीं बस गई, तो वो यहीं बस गई, तो उन्होंने ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बहुत लगा दिए कि अब आके दिखाए कोई। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुई, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होने से हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ ना तो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, ना एजुकेशन शेयर कर रहे हैं, ना ट्रेड शेयर कर रहे हैं, नथिंग। तो उन्होंने कहा कि एलपीजी करो, लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइजेशन करो, यानी कि आपने जो ग्लोबल पब्लिक सेक्टर है उसका रोल थोड़ा कम करो, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, ग्लोबलाइजेशन करो। ये तीनों इंटर रिलेटेड ही हैं, ऐसा नहीं हो सकता कोई एक करो। भाई अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो आपको लिबरलाइजेशन भी करना ही पड़ेगा, अगर आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो तो बिना लिबरलाइजेशन के ग्लोबलाइजेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो these three components are interrelated, ओके। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो ये रीजंस थे, वंस यू गॉट ऑल द रीजंस कि हाँ ये रीजंस थे, अगर सारे रीजंस तुम्हें क्लियर हो गए तो अब ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। ये रीजंस के पॉइंट्स से हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, हमें प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, हमें पब्लिक सेक्टर का एरिया ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस करना है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप करना है, हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को फिर से रीफ्रेम करना है एंड उसको लिबरलाइज मोड में लाना है, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, फॉरेन कैपिटल नीड टू बी इंक्रीज, ठीक है, हमें टैरिफ ड्यूटीज़ को रिड्यूस करना है, फॉरेन टैरिफ ड्यूटीज़ को, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ हमारे यहाँ आ सकें। इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी इनएफिशिएंसीज हैं, टू रिमूव ऑल द, और रिमूव नहीं भी कर सके तो टू रिड्यूस, ठीक है, टू रिमूव, if remove is not possible then to reduce all the inefficiencies of economic system। फिर नेक्स्ट है कि what are the different components of NEP। NEP के क्या क्या components हैं, दो components हैं, एक है डिमांड साइड, एक है सप्लाई साइड, ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं, एक डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड। डिमांड साइड का मतलब हम स्टेबलाइजेशन करेंगे, मतलब जो हमारी उथल पुथल मच रही है उसको स्टेबलाइज करना। दूसरा सेकंड क्या है, सप्लाई साइड, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, उस पूरे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को फिर से इस्टेब्लिश करना और उसको एडजस्ट करना एज पर द नीड ऑफ आर। तो डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। डिमांड साइड क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, तो डिमांड साइड स्टेबलाइजेशन है, सप्लाई साइड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है। ऐसा क्यों, डिमांड साइड का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करो, तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो भी पढ़ते हो ना
उसको जो थ्योरी के नोट्स ऐसे हैं ना, उनको जितना फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में कर लोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जैसे कि उतना तुम्हें वो चीज़ें ज़्यादा लर्न रहती हैं। ये डिमांड साइड, ये क्या कह रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। देख कर ही बोल लो वरना सो जाओगे, नींद आ जाएगी, वरना ऐसा लगेगा कहानी सुना रही हूँ, कहानी सुनते सुनते नींद आ जानी है। और ये है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। डिमांड साइड शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म है। डिमांड साइड आपकी शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग रन है। तो हमने कहा ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, और ये लॉन्ग रन है। और इसका क्या काम करना है? इसे कौन से 3 कंपोनेंट्स लेने हैं? बीओपी, फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन। एक तो बीओपी को ठीक करना है, फिस्कल डेफिसिट को ठीक करना है और इन्फ्लेशन को करना है। जबकि स्ट्रक्चरल में उसे क्या क्या ठीक करना है? स्ट्रक्चरल में उसे क्या क्या ठीक करना है? ट्रेड रिफॉर्म्स करने हैं, मतलब हमें ट्रेडिंग पैटर्न्स को चेंज करना है। ये तो शॉर्ट टर्म है, ये तो काम कर दिया, 2-3 साल का काम हो गया। लेकिन लॉन्ग रन में हमें ट्रेड रिफॉर्म्स करने हैं, हमें कैपिटल फ्लो पे फोकस करना है कि हमारा कैपिटल फ्लो क्या है। जैसे कि अब इतने सालों में इंडिया में कितनी चीज़ों में सेल्फ एम्पावरमेंट आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, ठीक है, बल्कि वो सप्लाई भी करने लग गया है, यानी कि उनके पास फॉरेन रिजर्व्स बढ़ने लग गए हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, जो भी हमारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पीयूसीयूज थे, उन पीएसयूज को हमें सिक यूनिट्स को हमें ख़त्म करना है, और अगर कोई रिफर्बिश हो सकते हैं उनको रिफर्बिश करना है। किसी में पूरा का पूरा प्राइवेट को बेचना है तो किसी में थोड़ा सा शेयर बेचना है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, उनको रीफ्रेम करना है, ठीक है ना। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हमने बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई हुई थी, कोटा सिस्टम दिया हुआ था, टैरिफ सिस्टम हमने बहुत स्ट्रिक्ट किया हुआ था, तो लाइसेंस हमने रखा हुआ था, तो लाइसेंस में हमें डी लाइसेंसिंग करनी है। हमें टैरिफ एंड कोटा जो हमने लगाए थे, वो टैरिफ एंड कोटा को हमें थोड़ा सा लिबरलाइज़ करना है, लाइसेंसिंग को लिबरलाइज़ करना है, ठीक है। जो हमने पब्लिक स्मॉल सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए यूनिट्स रखी हुई थी, उन स्मॉल सेक्टर अंडरटेकिंग्स के यूनिट्स को डी रिजर्व करना, तो ये सब हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आ गया। फिर हमारा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में क्या आया कि पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को वेलकम करना, इंडिया को बाहर इन्वेस्टमेंट करने देना, ठीक है, वरना ना तो बाहर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना बाहर वाले हमारे यहाँ करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना कि हमारे यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेंट्रल बैंक कितना कंट्रोल करके रखता है, तो सेंट्रल बैंक का कंट्रोल थोड़ा कम करना और उसको रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाना, सो दैट सेंट्रल बैंक फैसिलिटेट करे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को, ना कि रेगुलेट करे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी पावर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी अथॉरिटीज़ में अगर कोई हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उस सिस्टम के प्रॉब्लम को हटाना, ठीक है। तो ऑल द हर्डल्स फेस्ड इन अ ब्यूरोक्रेसी, इन अ गवर्नमेंट रेगुलेशन, उन सब को हिंड्रांसेस को रिमूव करना, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट शुड टेक, प्राइवेट सेक्टर कैन टेक गुड डिसीजंस।
तो यही हमारा 1991 में हुआ कि हमने इंश्योरेंस सेक्टर जो कि LIC तक था, वो इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया। हमने प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स की लैंड अलॉट हुई, हमारे बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स और रजिस्टर हुए, ठीक है। प्राइवेट बैंकिंग को हमने अलाउ किया कि फॉरेन बैंक्स यहाँ आएँ, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इंडिया में एंटर करें, तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएं, ठीक है। तो बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, तो ये इन सब के लिए जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रोसीजर थे, उनको एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर, उन सारे प्रोसीजर्स को उन्होंने थोड़ा सा उसके प्रोसेस को थोड़ा हल्का किया, थोड़ा इजी किया, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ जो कि हमारी सप्लाई साइड से था, जो कि हमने कहा कि ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे चल रही हैं। समझ में आई ये बात कि कंपोनेंट्स क्या हैं? क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? गुड। अब हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ है? बेसिकली अननेसेसरी कंट्रोल जो भी गवर्नमेंट हर एक चीज़ इंडस्ट्रीज और कंपनीज पे ओवरऑल रखती थी वो हटाना। तो लिबरलाइजेशन में हमने लिबरलाइज कर दिया ऑल द प्रोसीजर, जैसे कि डी लाइसेंसिंग करना। हमने प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था, हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउड कर दिया। हमारे ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कि लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी, हमने लाइसेंसिंग हटा दी, डी लाइसेंसिंग कर दी। हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ कर दिए, प्राइस कंट्रोल हटा दिया, ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग हमने हटा दी, कोटा एंड टैरिफ रिडक्शन कर दिया। बिकॉज लिबरलाइजेशन का पर्पज़ क्या था कि हम लिबरलाइज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अभी तक जो चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर दे रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर भी देने लगेगा, तो कंपटीशन आ जाएगा। जैसे कि अगर हम फ़ोन का एग्जांपल लें तो पहले सिर्फ लैंडलाइन हुआ करते थे, तो जब हम लैंडलाइन के लिए अप्लाई करते थे फिर वो आते थे हमारे घर इंस्पेक्शन के लिए। आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज इन स्कूल, हमारे घर इंस्पेक्शन करने आए थे। तो ये क्या हमारा घर इस लायक है कि हमें टेलीफोन कनेक्शन मिलना चाहिए? हमारी इनकम कितनी है? क्या हम उनका रेंट पे कर सकते हैं? क्या हमारे यहाँ जगह है रखने की? सोचो कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको ज़रूरत क्या है फ़ोन की? ये सब था। तो मेरी दादी जो थी वो उनके लिए चाय नाश्ता बिल्कुल ऐसे सर्व कर रही थी। तो हमने कहा क्यों कर रहे हो? अरे इनको खुश करेंगे तभी तो ये हमें कनेक्शन देंगे। तो मतलब सोचो, दिस इज़ माई मेमोरी, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, ठीक है ना। हाँ 1991 से पहले की बात है, बिकॉज आई वॉज इन स्कूल। और हाँ उसी टाइम की। नहीं, लैंडलाइन का रिचार्ज नहीं होता था, बिल आता था, बिल पे करना होता था। कितना यूज़ करोगे यूसेज के ऊपर? हाँ बिल आता था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। जियो के साथ क्या आया था? मैं वही तो कह रही हूँ। फिर उसके बाद जब फ़ोन लग जाता था घर में, फिर 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने बाद कनेक्शन लाइन खिंचती थी और फिर घंटी बजती थी अचानक से। ओहो, घर में ऐसी खुशी की लहर होती थी, घंटी बज गई, घंटी बज गई। इस पूरे प्रोसेस में 4 महीने लग जाया करते थे अप्लाई करने से वो घंटी बजने में। और जिस दिन वो घंटी बजती थी उस दिन पूरी कॉलोनी में लड्डू बटते थे, हमारे घर फ़ोन लग गया, ये नंबर है, आपको किसी को देना हो तो दे देना। और हम बच्चों की ड्यूटी लगाई जाती थी भाग भाग के कि अरे फलाना के घर से फ़ोन आया है, उनका वहाँ से STD कॉल आई है। तो हम ऐसे भाग के बुलाने जाते थे, आंटी आपका फ़ोन आया, आंटी आपका फ़ोन आया। ऐसे लड़ाई होती थी कौन जाएगा, क्योंकि हमको पढ़ाई से तो हर कोई भागना चाहता है। पढ़ रहे हैं, फ़ोन की घंटी बज गई, ऐसे भागते थे कि अब तो हम बुला के लाएंगे उन आंटी अंकल को। मतलब सोचो कितना बड़ा थ्रिल था। आज के ज़माने में एक के पास 4-4 सिम हो जाती हैं, कोई थ्रिल नहीं है फ़ोन नंबर लेना। अब तो फ़ोन आना भी कोई थ्रिल नहीं रह गया। अब तो ये होता है कि आईफोन आना फिर भी एक थ्रिल हो गया है। बाकी नॉर्मल फ़ोन तो फ़ोन ही तो है, क्या है, ठीक है, सबके पास होता है, हमारा अनोखा क्या है। क्यों हुआ ये? क्योंकि टेलीकॉम को उन्होंने समहाउ प्राइवेटाइज किया, उन्होंने सर्विसेज दी। अब देखो, अब अगर आप MTNL के पास भी जाओगे तो वो भी आपको सेम डे लगा देंगे, 4 महीने नहीं लगने वाले अब। क्यों? क्योंकि कंपटीशन आ गया। तो कॉम्पिटिटिवनेस आने से बैंक्स में, पहले बैंक्स में लाइन लगा करती थी, 1 तारीख को सैलरी आती थी और 1 तारीख को 2 तारीख को बैंक में बाहर तक लाइन लगी होती थी। वहाँ पे समोसे जलेबी चाय वाले घूम रहे होते थे कि आज तो सैलरी आई है, लोग लाइन लगे होंगे पैसे निकालने के लिए।
फेस्टिवल होता था वो एक तरह का हर महीने का, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं थी। अब इतने प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ तो समझ में आ गया कि अच्छा ये कार्ड भी एक फैसिलिटी होती है, एटीएम भी एक फैसिलिटी होती है, नेट बैंकिंग भी धीरे धीरे आ गई, और अब तो आपके जीपे पे यू क्लिक है, जस्ट अ क्लिक अवे, सेकेंड्स का खेल हो गया। तो ये अब देखो, अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी सब जगह ये हो गया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन आ गया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का पर्पस क्या था कि इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, जिससे कि फैसिलिटीज जो सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर दे रहा है वो इम्प्रूव हो जाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आना, टेक्नोलॉजी को लेकर आना, जिससे कि हम भी ग्लोबली कॉम्पीट कर पाएँ। ठीक है, आज हम ग्लोबली कॉम्पीट इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस समय वो टेक्नोलॉजी आई, पीसीज आने शुरू हो गए 1991 के बाद, कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, कंप्यूटर ऑफिस में लग गए, कंप्यूटर कोर्सेज स्टार्ट हो गए। ठीक है, कंट्री के ऊपर से डेप्ट बर्डन को रिड्यूस करना, और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये कोशिश करना कि उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पैसा नहीं मारेंगी, वो पैसे वाली हैं। भाई सीधी सी बात है, आप कोई भी बिज़नेस करता है, आप नॉर्मल भी बिज़नेस करोगे तो आप हमेशा किसको लेना चाहोगे? आपका कस्टमर वेल ऑफ हो। अगर आपका कस्टमर वेल ऑफ होगा तो आपके पैसे शायद ना मारेगा। ऐसे कोई वो नहीं है, डेफिनेशन है नहीं कि जो वेल ऑफ है वो पैसे नहीं मारता है। अक्सर देखा गया है जो ज़्यादा वेल ऑफ है वो पैसा ज़्यादा मारते हैं। बट चलो, एक ये हमारे पास है कि अगर कोई बहुत वेल ऑफ है, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, बार्गेन नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो उन डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम देना, और उनसे हम कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरीज जो एडवांस टेक्नोलॉजी की होंगी वो लेना। जैसे कि कंप्यूटर जब तक नहीं था, टाइपराइटर होता था। ठीक है, तो वी यूज़ टू, मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो मैंने कोर्स किया था शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का। अब जब मैंने शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का कोर्स किया तो नाम था भैया इसको टाइपिंग आती है, सीरियसली। अब उसके बाद थोड़ी टेक्नोलॉजी जब और इम्प्रूव हुई तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आ गए, तो मैं वो करती थी। तो ये होता था, जहाँ से मैंने सीखा था वहीं पे मैंने एज अ टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन सर ने कहा कि जो तुम बहुत अच्छा करती हो। तो ये अपने आप में ना, ऐसे सोचो तुम अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही हो, मतलब सर जस्ट 18-19 ईयर्स की, और तुमको कोई इतना, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं आज तुम्हें ये बोल दूं 12th के बाद कि तुम मेरी बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ खड़े होकर पढ़ाओ, भाई तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी टीचर से क्या ही मिलेगा। उसको आज इतने में खुशी हो गई कि उसका स्ट्रॉन्ग अकेले का है पूरी क्लास में। तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये बहुत था कि हर तरह का टाइपराइटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो बात ये है, फिर कंप्यूटर्स आए तो जिनको टाइपराइटर चलाना आता था उनको कंप्यूटर सीखना और आसान था, क्योंकि कीबोर्ड तो सेम ही होता है ना। तो बात वो है कि उन कंट्रीज से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना, जिससे कि हम यहाँ पे भी डेवलप कर सकें। तो हमारा जो लिबरलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना, डेप्ट बर्डन रिड्यूस करना, एक्सपोर्ट टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये 5 हमारे लिए ऑब्जेक्टिव थे लिबरलाइजेशन के। अब तुम देखो, ये 5 वही पॉइंट्स हैं जो हम अभी क्लास के शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हमने क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी पढ़े, हमने नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी पढ़ा, हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी पढ़ा, उन्हीं में से कुछ ऑब्जेक्टिव निकल के लिबरलाइजेशन में आ गए, कुछ प्राइवेटाइजेशन में चले जाएंगे, कुछ ग्लोबलाइजेशन में चले जाएंगे, जो ओवरऑल हैं। तो अगर तुम्हें इन तीनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग पता है तो तुमसे अगर एनईपी के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो तीनों को मिक्स करके लिख दो, है आसान लिखना। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन टेक्नोलॉजी, डेप्ट को डिक्रीज करना, एक्सपोर्ट टू एंड इंपोर्ट ऑफ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इसे रट जाएंगे। अब क्वेश्चन दूंगी तो लिख दोगे पक्का? वो भी एक और नहीं हुआ पॉइंट, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हाँ, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वो था ना कि जिसमें 17 रिजर्व इंडस्ट्री से 3 उनको हमने डी रिजर्व कर दिया था। तो
लाइसेंसिंग का भी तो पॉइंट ना। हाँ, लाइसेंसिंग करना, वो भी हम डिटेल में आ रहे हैं आगे। ये सब तुम ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो तुम ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। हमने तो इतने से पढ़े, लेकिन ये सारे पॉइंट्स तुम ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो। अब लिबरलाइजेशन मेजर्स हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल लिख ली तुमने, ये टेबल लिख लो। देखो, लिबरलाइजेशन मेजर्स में हमारे पास 5 तरह के रिफॉर्म्स हुए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। 5 रिफॉर्म्स रहे। फर्स्ट हमारे पास रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे उनमें जो हमारा जो भी डिफेक्ट था, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करके हमने जो भी रिसोर्सेज थे उनको फुलर यूटिलाइजेशन पर लेकर आए। जिन इंडस्ट्रीज़ को ऐसा लगता था कि वो सोशल हार्म कर सकती हैं, उनको हमने सिर्फ रखा पब्लिक सेक्टर के लिए, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को कहाँ कर दिया? प्राइवेटाइज कह लो, या उनकी लाइसेंसिंग हटा दी हमने, मतलब हमने उनको लिबरलाइज कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे भी हैज़ार्डियस प्रोडक्ट्स थे, जहाँ पे भी जो एनवायरनमेंट को हार्म ले सकते हैं वो प्रोडक्ट्स थे, सिर्फ उनके लिए हमने लाइसेंसिंग रखी, अलावा उसके हमने सारी लाइसेंसिंग हटा दी। तो कौन सी इंडस्ट्रीज थी? 6 इंडस्ट्रीज जिनको हमने लाइसेंसिंग के लिए रखा। एल्कोहल, टोबैको, हाँ टोबैको अपने आप में सफिशेंट है। डिफेंस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स। लिकर, जित भी एल्कोहल है वो, जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं एंड डेंजरस केमिकल्स। ये 6 इंडस्ट्रीज़ हमने सिर्फ रखी, बाकी सबकी हमने लाइसेंसिंग हटा दी। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जहाँ पे 17 रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको हम सिर्फ 3 पे ले आए। कौन से 3 थे वो? डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। ये 3 इंडस्ट्रीज़ को हमने पब्लिक सेक्टर के लिए रखा, जो प्राइवेटाइज नहीं की, बाकी सब हमने हटा दी पब्लिक सेक्टर के रिजर्वेशन से, ठीक है। स्मॉल स्केल में जो भी हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए आइटम्स को रिजर्व करके रखा था, उन सबको हमने डी रिजर्व कर दिया, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो आइटम्स थे जो सिर्फ रिजर्व थे कि ओनली दे कैन डू, उनको हमने हटा दिया। फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में जो कि मैंने बताया कि आरबीआई को फैसिलिटेटर बना दिया इंस्टेड ऑफ रेगुलेटर। हमने सीआरआर और एसएलआर, अब आप क्योंकि मनी एंड बैंकिंग भी कर चुके हो, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर भी कर चुके हो, तो यू नो वेरी वेल द रोल ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। तो हमने सीआरआर और एसएलआर को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, हमने रिड्यूस किया। अब तुम देखो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था, लेकिन उसमें तो हमें सीआरआर एसएलआर को बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ रिड्यूस करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं थी। वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन ऐसा वाला नहीं था कि लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो। यहाँ हमें लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी थी। मार्केट में कमर्शियल बैंक्स के लिए उनकी लोन गिविंग कैपेसिटी, लेंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना था। तो उस पर्पज से सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट सबको रिड्यूस किया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ किया। सेबी को फॉर्म किया। सेबी को इसलिए फॉर्म किया कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, उस फाइनेंशियल सेक्टर में जिसमें कि लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं, उसमें फ्रॉड्स ना हो, क्योंकि 1991 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। सबने सीरीज़ देखी हुई है उसकी, तो आई थिंक सबने देखी होगी। मूवी भी आ चुकी है, सीरीज़ भी आ चुकी है कोई जिसने नहीं देखी है? देखो यार, वो तो देखने वाली चीज़ है। कॉमर्स के बच्चों को तो 100% देखनी चाहिए। और भी कोई है नहीं देखी? देखनी चाहिए। दैट इज़ वर्थ वॉचिंग। आप बच्चों को शेयर मार्केट, आपकी बिजनेस स्टडीज़ भी उसमें बहुत समझ में आएगी क्या कहना चाह रहे हैं वो, और इकोनॉमिक्स तो आएगी ही आएगी। सारा खेल समझ में आ जाएगा कैसे खेलता है हर्षद मेहता। प्राइवेट बैंक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए। टैक्स रिफॉर्म्स में टैक्स रेट तो कम किए ही, टैक्स को जमा कराने के लिए टैक्स का जो प्रोसीजर था उसे भी सिंप्लीफाई किया, और टैक्स रेट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों सिंप्लीफाई किए।
नॉन प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस किया, जो एकदम से अचानक से आ जाता है ना, नहीं, अप्रूवल वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टनेस रखी कि अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बस ये अचानक से आ गया टाइप, नॉन प्लान्ड, ऐसे नहीं किया। ऑल्दो अगर हम इफेक्टिवनेस देखें तो टैक्स रिफॉर्म्स का सबसे कम इफेक्ट हुआ था, मतलब ये लीस्ट इफेक्टिव रहे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि टैक्स रेट कम करने से टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि प्रोसीजर कम करने से बहुत ज़्यादा लोगों ने टैक्स फाइल करना स्टार्ट कर दिया हो। टैक्स एवेजन थोड़ा कम हुआ, बट ऐसा कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से या इधर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म से या ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म से जितना एकदम से इम्पैक्ट बढ़ा था ना टैक्स से, उतना सबसे लीस्ट इफेक्टिव, अगर ये पूछा जाए तो लीस्ट इफेक्टिव रहा था। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इन सब में हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रहा था, इसमें बहुत इम्पैक्ट आया, एकदम से मनी फ्लो, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स एंड एवरीथिंग। ट्रेड वाला नहीं होना चाहिए कि ट्रेड भी हमारा इसीलिए बेटर हुआ क्योंकि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हुए, क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड, ये सब घूम फिर के फाइनेंशियल पे आते हैं ना, तो सब इन सब ने कलेक्टिव रिस्पॉन्स फाइनेंशियल सेक्टर पे डाला। फिर जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में आए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा 51% तक कर सकते हैं, यहाँ की कंपनी में 51% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन टेक्नोलॉजी अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो लम सम अमाउंट में 1 करोड़ तक की पेमेंट देने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 करोड़ से ज़्यादा में प्रॉब्लम आएगी। और उस समय के हिसाब से 1 करोड़ बहुत था, 1991 में भैया 1 करोड़ बहुत था, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, अब ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा क्योंकि बीओपी पढ़ चुके हो, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ चुके हो कि डिवैल्यूएशन क्यों हो रहा है। डिवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है ना, डेप्रिसिएशन फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हमने कम कर दी, इंपोर्ट प्रोसीजर हमने कम कर दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो कोटा लगा रखा था वो हमने हटा दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए। इसी दौरान स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए इंडिया ने। तो इस तरह से ही सारा हमारा अच्छा हुआ। तो लिबरलाइजेशन हमने पूरा अच्छे से पढ़ा, यहाँ तक का पूरा पढ़ कर आओगे, नोट्स में से पढ़ कर आओगे, जिसके पास जो बुक है उसमें से भी पढ़ कर आओगे, ताकि अगर कोई डाउट आए तो अब ख़त्म कर लो, क्योंकि अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो फुल एंड फाइनल कर रहे हैं। मैंने इसीलिए बहुत आराम से करवाया है, हम जो भी कर रहे हैं अब फुल एंड फाइनल कर रहे हैं, तो अब कोई वो नहीं होगा, ठीक है। अब दोबारा फिर से रिपीट का टाइम नहीं है हमारे पास, अब ये समझ लो, ठीक है। आगे का चैप्टर भी पढ़ कर आओगे, पढ़ाऊँगी मैं ही, बट पढ़कर आओगे जिससे कि आप पार्टिसिपेट कर सको क्लास में। गॉट इट? चलो, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।